हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना चौहान। पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, लोअर एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है और ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे और प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्लांट में किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन एक्चुअली। रेस्पिरेशन, it is an important life process. रेस्पिरेशन का मेन मोटिव एनर्जी प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले आपको पता है फूड जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है। हम फूड क्यों खाते हैं? खाने की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? क्योंकि हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है और फूड से मिलती है। तो रेस्पिरेशन एक तरीके से फूड का, जो हम खाना खा रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब खाने के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है वो सिंपल कंपोनेंट्स में टूटते हैं और एनर्जी लिबरेट होती है और वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स काम में लेते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस और इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो मेनली रेस्पिरेशन, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर। इट इज अ बायोकेमिकल, वी कैन से केमिकल प्रोसेस इज देयर क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। सो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्या चीज मेन है कि फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन के थ्रू फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड energy is liberated. So it is a biochemical process in which oxidation of food take place in the presence of oxygen or absence of oxygen. Presence or absence of oxygen and energy is released. Energy is released. So main respiration का process energy production के लिए होता है। क्लियर है आपको डेफिनेशन? सो रेस्पिरेशन का मेन मोटिव एनर्जी प्रोडक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ेंगे हम, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके का हो जाएगा। फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि नाम से ही पता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैं केवल ये लिख रही हूं। सेकेंड प्रोसेस अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। प्रोसेस वही होता है, इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है
और अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जिन ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन्हें एरोब्स बोला जाता है, और जिनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन्हें अनएरोब्स बोला जाता है। अब हम रेस्पिरेशन के मेजर इवेंट्स और स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस। एक्चुअली इस प्रोसेस के अंदर 2 स्टेप्स मेनली होते हैं। सो रेस्पिरेशन स्टेप्स, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, बच्चे अभी तक ये समझते हैं, अगर उनसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो देयर आंसर विल बी इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली वो रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो ब्रीदिंग होता है, जो कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। सो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम 2 स्टेप्स बता सकते हैं। फर्स्ट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ब्रीदिंग इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। सेकेंड प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी बोला जा सकता है, या हम सेलुलर ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग मेनली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैस है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से ऑक्सीजन लंग्स तक आती है, और लंग्स से फिर वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और ब्लड के थ्रू मेजरली हम बोल सकते हैं ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, सेल्स एंड टिश्यूज में जाती है, और वहां पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन की मेजरली 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग, दैट इज इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैस, outtake of gases, because 2 gases are there. Cellular respiration में होता है oxidation of food actually. Oxidation of food. Oxidation एक केमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर अगर हम फूड के ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो फूड में कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है वो सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेनली स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स बताएंगे, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इनमें डिफरेंस भी है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो हम यहीं पर कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स भी ले लेते हैं। Breathing actually it is a part of respiration, whereas respiration is not a part of breathing. So आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और breathing is a physical process. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, या तो स्टेट चेंज होती है, जैसे अगर हम देखें लिक्विड गैस एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि हम आइस को भी वाटर ही कहते हैं, वेपर का केमिकल नेम भी वाटर ही है, और वाटर को तो हम वाटर ही कहते हैं। इसका मतलब कोई उनका केवल स्टेट चेंज हुआ है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। इसी तरीके से ब्रीदिंग में सम चेंजेस आर देयर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर देयर। अगर आप देखें, आप ब्रीदिंग करते हैं, यू जस्ट इनहेल एयर, इनहेल, when you inhale the air, what happened? Ribs muscles up and outward, and diaphragm change its position, all are contract. So due to this contraction, what happened? That volume of chest cavity
will be increased. And you already know there is a inversely relation between volume and pressure. If volume is increased, then pressure is less, and if pressure is increased, then volume is less. So we will explain the breathing process also. Inhalation, during the time of inhalation, the chest cavity volume, or we can say lungs also, that volume will be increased and pressure will be less. So outer environment, there is a pressure of oxygen, so oxygen rushes into lungs. So this is according to the concentration gradient also. And what happened in exhalation time? In exhalation time, ribs muscles are relaxed also, diaphragm come to the original position. So due to this, what happened? The volume will be decreased and pressure will be increased. And the pressure of carbon dioxide, we can say partial pressure also, क्योंकि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, और concentration of carbon dioxide inside the lungs is more in comparison to the outer environment. तो होता यही है कि एक्सहेलेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के हिसाब से लंग्स से बाहर एक्सहेल होती है. तो ब्रीदिंग इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, कोई नया चेंजेस नहीं है, केवल इनहेलेशन में आप फील करते हैं और एक्सहेलेशन में जो भी रिब्स मसल्स हैं, डायफ्राग्राम है, सभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं. लेकिन रेस्पिरेशन इट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस, क्योंकि एक बार फूड का ब्रेकडाउन हो गया है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया है, और वो सिंपल कंपोनेंट्स में यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद अगर वापस ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होता है, तो हम मेजरली बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इट इज अ केमिकल प्रोसेस, वेयर एज ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. ओके. एंड सेकेंड पॉइंट हम ले सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है. सेकेंड पॉइंट और स्टेप जिसमें कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, वो सिंपल कंपोनेंट में टूटता है और एनर्जी लिबरेट होती है. ओके. जबकि ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड नहीं होती है. तो हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस भी बता सकते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन में यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के थ्रू लंग्स में आई है, वो ब्लड की हेल्प से, हमारे ब्लड की हेल्प से सेल्स और टिश्यूज में जाएगी और वहां पर फूड का ऑक्सीडेशन करेगी. ओके. सो रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स होते हैं, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. अब हम एक रेस्पिरेशन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे, और ये 10th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन. ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, उसके डिफरेंट पाथवे क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और समटाइम्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, या वी कैन से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स. किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे. सो ये फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पहले आपको समझा देती हूँ. उसके बाद हम करेंगे लोअर एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑर्गन्स किस तरीके के हैं, और ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, और प्लांट्स का रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है. तो सबसे पहले हमने जो खाना खाया है, हम यहाँ पर ग्लूकोज को लेके चलते हैं कि ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज सिंपल शुगर है. तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन शुगर है, किस तरीके से उसका ऑक्सीडेशन होता है और किस तरीके से एनर्जी लिबरेट होती है. तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, एक प्रोसेस दोनों में सेम होता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है. तो हम बोल सकते हैं, या मोटे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन हमने लिया है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमने लिया है, जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, अब वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर, तो प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बनते हैं.
तो सबसे पहले हम सेलुलर रेस्पिरेशन ही पढ़ रहे हैं। एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन अगर एरोबिक है तो, और या चाहे अनएरोबिक है, तो एक स्टेप सभी में कॉमन होता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। जैसे मैंने यहां पर ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज, ये वाला जो प्रोसेस होता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और ये साइटोप्लाज्म में होगा और इसमें ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन जो शुगर है वो टूटता है 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसे पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बोला जाता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, या वी कैन से कि इट डजंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तब भी ठीक है और नहीं है तब भी ठीक है। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, कि इट डजंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। सो 6 कार्बन ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड। सो ये कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट भी बोला जा सकता है। तो ये कॉमन होता है चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो ये स्टेप कॉमन होता है, इसे ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है और ये सेल की साइटोप्लाज्म में होता है और इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके थ्रू ग्लूकोज जो कि 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ऑक्सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब आप यहां देखिए, मैं इस फ्लो चार्ट को 3 में डिवाइड कर दूंगी। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पे मैं ऑक्सीजन लिख देती हूं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है अगर, और ये प्रोसेस कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, इसको क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनके नेम के हिसाब से इसे क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है और इसमें पाइरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एक केमिकल कंपाउंड है जिसे एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है और वो फॉस्फेट ग्रुप एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब हम सेकेंड लेंगे, यहां पर मैं लिख देती हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब हम सेकेंड प्रोसेस की बात करेंगे, जैसे हैवी एक्सरसाइज हो रही है, अगर ह्यूमन बीइंग हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या फिर अगर हम रनिंग करके आते हैं तो ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाती है। तो ब्रीदिंग रेट जब हमारी फास्टर हो जाती है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस समय अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल सके या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी कभी कभी हो जाता है, तो पाइरुवेट का जो ब्रेकडाउन मसल सेल्स के अंदर होता है वो डिफरेंट होता है। मसल सेल्स के अंदर पाइरुवेट कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं करता है और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड लैक्टिक एसिड बनाता है जो कि हमारी मसल सेल्स में इकट्ठा होना शुरू कर देता है और इसके कारण मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड के साथ बहुत कम अमाउंट में एनर्जी भी बनती है। तो ये मसल सेल्स में, एनिमल्स की मसल सेल्स में होता है, क्लियर। और थर्ड जो इसका है पाइरुविक एसिड का फेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि यीस्ट में होता है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल है जिसमें सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्लियर, क्योंकि हमने पढ़ा था उस वक्त न्यूट्रिशन के समय। सो यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है और
ये प्रोसेस यीस्ट के साइटोप्लाज्म में होता है और इथेनॉल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है जो कि कम अमाउंट में होती है। और इस प्रोसेस को स्पेशल नेम दिया गया है जिसे फर्मेंटेशन बोलते हैं, FER, फर्मेंटेशन। दो प्रोसेसेस आप पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, और यहाँ हम रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। कमर्शियल वे से हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस का। तो यीस्ट के अंदर जो कि साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूले भी लिखे हैं कि इथेनॉल C2H5OH, पायरुवेट या पायरुविक एसिड दोनों एक ही है। पायरुवेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है CH3C+O COOH, और इसी तरीके से लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड नहीं। ये समझने का तरीका होता है कि आप किस तरीके से फॉर्मूले बनाएंगे। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3CHOH COOH। तो यहाँ पर अभी हमने ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के डिफरेंट पाथवे के बारे में पढ़ा है और 10th के एग्जाम्स के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें किस तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और उनमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ही सेल है, सभी लाइफ प्रोसेस उसी सेल के थ्रू होते हैं। तो अमीबा के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो सिंगल सेल के थ्रू ही होता है और सिंपल डिफ्यूजन मेथड से सिंगल सेल रेस्पिरेशन करती है, क्योंकि अमीबा में एक ही सेल है और वो सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कहें, क्योंकि अमीबा में एक ही सेल है तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं उसमें डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है, और जो लोअर एनिमल है उनमें भी डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। अगर हम जैसे हम फिशेस की बात करें, फिशेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम तो मेनली हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि गिल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें इंसेक्ट्स में ऑर्थोपोडा, इंसेक्टा इज अ कंसिडर इनटू अ ऑर्थोपोडा फाइलम, इंसेक्टा क्लास। सो ऑर्थोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का। तो उस हम बता सकते हैं कि जैसे कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, एयर एंटर करती है। तो अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो दे हैव अ स्पाइरेकल एंड ट्रैकियल सिस्टम। स्पाइरेकल पोर्स होते हैं और स्पाइरेकल बॉडी के सरफेस पर होते हैं और वो खुलते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में जिन्हें कि हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम बात करें फ्रॉग की, एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस में हम बोल सकते हैं क्योंकि फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है, तो जो उसका टेडपोल होता है वो कंप्लीटली एक्वेटिक होता है। तो एक्वेटिक होने के कारण हम बोल सकते हैं कि जो टेडपोल होता है फ्रॉग में उसमें गिल्स होते हैं, और जो एडल्ट फ्रॉग है वो रेस्पिरेशन, क्योंकि वो एम्फीबियंस है तो हम ये कहेंगे वो पानी में भी रहता है और वो लैंड पर भी रहता है। तो लैंड पर रहने के कारण लंग्स उसमें डेवलप्ड होते हैं। टेडपोल टोटली एक्वेटिक होता है तो टेडपोल में गिल्स होते हैं। तो फ्रॉग्स में लंग्स भी होते हैं फॉर टेरिस्ट्रियल रेस्पिरेशन, और उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है। तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है जब वो पानी के अंदर होता है।
इसी तरीके से अगर हम एस्केरिस की बात करें, अर्थवर्म की बात करें, तो अर्थवर्म की भी मॉइस्ट स्किन होती है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। कभी कभी सीबीएसई में ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डिफरेंट एनिमल्स में किस तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सिस्टम होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में और मैमल्स में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और रेप्टाइल्स में स्केल्स वगैरह भी होते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको पता है हम मैमल्स के अंदर आते हैं एंड हाईली डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस तो होता है, ये एक प्रोसेस है जो कि सिस्टम के अंदर होता है, लेकिन नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस के हर सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर कि मेरे हैंड की सेल्स ने एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन लेकर डायरेक्टली रेस्पिरेशन कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बॉडी सिस्टम जो है, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हर सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है। इसलिए हमारे अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए और हर प्रोसेस के लिए, हर लाइफ प्रोसेस के लिए एक सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं और वो लाइफ प्रोसेस प्रॉपर वे में होता है। तो हम यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट प्रोसेस है, उसका रीजन पूछा जाता है। वो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मल्टी सेलुलर में मोर देन सेल्स आर देयर एंड ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ट्रिलियंस एंड बिलियंस सेल्स आर देयर। तो हर सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होती है, तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिशेस वगैरह एंड अदर एनिमल्स हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट फास्टर होती है। उनकी रेट फास्टर क्यों होती है? तो हम ये बता सकते हैं कि हम जो या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो 21% है, तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, हम उसे इनहेल कर सकते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में घुली हुई, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसका अमाउंट कम है। तो प्रॉपर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, इसीलिए उनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है। तो एनसीईआरटी को आपको पूरा रीड करना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर गिवन है जो पूछ लिए जाते हैं। अब हम यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेनली इसके पार्ट अगर हम देखें, फर्स्टली हम बोल सकते हैं नोज और नॉस्ट्रल्स। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस सिस्टम के बारे में बता देती हूँ। नोज हैव 2 नॉस्ट्रल्स। सो हम स्टार्ट यहीं से अपने सिस्टम को कर सकते हैं कि फर्स्टली नोज, दैट इज अ सेंस ऑर्गन ऑल्सो, एंड नोज कंटेन nostrils. We have 2 nostrils by which external air come inside the body. Nostrils. So मेनली एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू आती है, और नोज के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं, कि अगर एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स वगैरह आ रहे हैं तो हेयर हेल्प करते हैं उनको रिमूव करने के लिए। सेकेंड, नेजल पैसेज और नेजल कैविटी। नेजल पैसेज, सो नेजल पैसेज हम बोल सकते हैं नॉस्ट्रल्स, इसके बाद में यहां से यहां तक इंटरनली जो पैसेज होता है
नेजल पैसेज, जो नेजल कैविटी है उसे, और नेजल पैसेज के थ्रू एयर आती है अंदर। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं जैसे नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर गई, उसके बाद में ये एक कॉमन एरिया आता है जिसे फेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स जो कि नेक पे है, नेक में है, इट इज अ कॉमन पैसेज, कॉमन एरिया फॉर द मूव फॉर विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, और फूड पाइप। यानी ये एक कॉमन पैसेज है, इसे हम नॉर्मल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू विंड पाइप भी जा रही है और फूड पाइप भी जा रही है। आप इसको इसे सिंपल वे में ऐसे समझ लीजिए। क्लियर? तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप ऑल्सो। अब विंड पाइप के ऊपर, जैसे फेरिंग्स जब विंड पाइप में खुलता है या विंड पाइप की ओपनिंग होती है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्लॉटिस बोला जाता है, जो कि एपिग्लॉटिस, जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे कवर्ड होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे एपिग्लॉटिस बोला जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को विंड पाइप में, क्योंकि दोनों ट्यूब्स साथ में हैं। तो जब हम कभी खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि खाना विंड पाइप में चला जाए, क्योंकि एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसे प्रिवेंट करता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जब हम जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं या बच्चे जैसे खाना खाते वक्त भाग रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं क्या, तो उस वक्त एपिग्लॉटिस थोड़ा सा खुल जाता है और कुछ फूड पार्टिकल्स हो सकता है कि इस विंड पाइप के अंदर भी चले जाए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं फेरिंग्स, नेजल पैसेज में आपका फेरिंग्स आ जाएगा। देन फेरिंग्स है लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। तो लैरिंग्स, अगर आपसे पूछा जाए कि एयर कैसे एंटर करती है, तो ये पैसेज भी हम बता सकते हैं कि नोज के थ्रू नॉस्ट्रल, फिर नेजल पैसेज, इट मींस फेरिंग्स, लैरिंग्स आल्सो, एंड देन कम टू द विंड पाइप विच इज कॉल्ड ट्रैकिया। क्लियर? ट्रैकिया में के अंदर आएगी तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर फेरिंग्स, लैरिंग्स, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देती हूं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, आफ्टर दैट ट्रैकिया इज देयर। क्लियर? ये केवल एक समझाने के लिए मैंने रफली बताया था। तो थर्ड इज ट्रैकिया, ट्रैकिया और विंड पाइप। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर, या ये हम बोल सकते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसे कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। तो उन रिंग्स का मेनली काम होता है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है, विच प्रिवेंट ट्रैकिया टू बी कोलैप्स, क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो गया तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एयर पैसेज। सो ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में ट्रैकिया जब लंग्स में एंटर करता है तभी उससे पहले ही 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है या डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। सो ब्रोंकाई आर द 2 ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया, हम बोल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ब्रोंकाई, इट इज ऑल्सो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो ब्रोंकाई जो होते हैं वो लंग्स में एंटर करते हैं, और जैसे ही ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करते हैं तो वो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई भी बनाते हैं एंड स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में वो कन्वर्ट होते हैं या डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। सो हम ये कह सकते हैं ब्रोंकियोल्स आर द वेरी फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। The bronchi further divided into fine branches and fine tube-like structures that are called bronchi, like primary bronchi, secondary bronchi, and tertiary bronchi. Bronchioles, you can say also. So bronchioles, thin, minute branches of bronchi. इसके बाद में लास्ट हम ले सकते हैं एल्वलाई।
और एल्वुलर सेक्स। तो bronchioles ended with the balloon sac-like structures which are called alveoli. Actually alveoli is a very important part of lungs we can say, क्योंकि यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है और यहाँ गैसियस एक्सचेंज होते समय सिंपल डिफ्यूजन मेथड एप्लीकेबल होता है अकॉर्डिंग टू द concentration of gases. So alveoli, these are the sac-like structure. और एल्वेलाई लंग्स का इंक्रीज सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं जिसके थ्रू इजीली गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं एल्वेलाई लंग्स की फंक्शनल यूनिट है जहां एक्चुअली ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इट मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन बॉडी पार्ट तक जाती है और बॉडी पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल्स कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से एल्वेलाई भी दोबारा आती है और एल्वेलाई से रिवर्स प्रोसेस के थ्रू एक्सिलेशन के टाइम पर बॉडी से बाहर निकलती है। व्हाट इज द पैसेज फ्लो चार्ट और पैसेज ऑफ एयर एंट्री? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन रिच एयर कम्स थ्रू नोज विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड दे आर कमिंग विद नेजल पैसेज कम टू द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड alveoli. After that alveoli there is a in lungs there is a network of blood capillaries जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखेंगे और उसके बाद किस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो मैं आपको समझा। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का जो फ्लो चार्ट है वो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं इसी तरीके से आपको बना के बता देती हूँ। मेजर पार्ट्स, ये ट्रैकिया है जिसके चारों तरफ कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं जिन्हें ट्रैकिया में भी जिन्हें हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिनियस बोलते हैं। रिंग्स होती हैं जिनका मेन काम ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करना होता है। और जब ये ट्रैकिया लंग्स में एंटर करने वाली होती हैं उससे पहले ये दो ब्रांचेस में कन्वर्ट होती हैं या डिवाइड होती है जिसे ब्रोंकाई बोला जाता है। एंड ब्रोंकाई यहां मैं लंग्स बना देती हूं। क्लियर? अब आप देखिए जब ये ब्रोंकाई है और जब ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करती है तो वो और फाइन ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है जिन्हें ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको 2-3 ब्रोंकियोल्स बना के बता रही हूँ। ऐसे पूरे लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स होते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि ब्रोंकाई जब डिवाइड होते हैं और वो और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स बोला जाता है और ब्रोंकियोल्स एंड होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर में, बलून शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसे एल्वेलाई बोला जाता है। क्लियर? लंग्स रिब्स के अंदर होते हैं, लंग्स है, इधर हार्ट भी होता है। सो रिब्स मसल्स जो होती हैं, हम कह सकते हैं कि रिब्स जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन के प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। ये डायफ्राग्राम है जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये मस्कुलर ऑर्गन है और ये चेस्ट कैविटी का फ्लोर भी बनाता है। डाइजेशन के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि टंग फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। ये जो कैविटी होती है इसे बकल कैविटी बोलते हैं। टंग इसका फ्लोर बनाती है और ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है इसे चेस्ट बोला जाता है और नीचे की तरफ एब्डोमेन होता है।
तो चेस्ट कैविटी का फ्लोर डायफ्राग्राम का बना हुआ होता है। क्लियर? अपन मैंने ऐसे ले ली थी। ओके, अब देखिए कार्टिलेजिनियस रिंग्स यहां भी हम बोल सकते हैं, मेनली तो ट्रैकिया पर ही प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब हम यहां पर लिख सकते हैं ये नेजल पैसेज, nasal passage, this is trachea, ये है कार्टिलेजिनियस रिंग्स। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मैं लिख देती हूं, जो कि इसको कैलॉप्स होने से बचाती है। अब देखिए ये लंग्स, ये जो है जब ट्रैकिया डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में तो उसे बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड होता है तो उसे बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स में जो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें बोला जाता है एल्वेलाई, और यही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। क्लियर? और ये डायफ्राग्राम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स और डायग्राम मैंने आपको बताया है, और ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब मैं आपको गैसियस एक्सचेंज बताऊंगी कि किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है, और हम बात करेंगे प्लांट रेस्पिरेशन की, कि प्लांट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो गैसियस एक्सचेंज मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू बता सकती हूं कि एल्वेलाई में जब ऑक्सीजन रिच एयर एंटर करती है, सपोज ये मैंने जैसे एल्वेलाई बनाया है, इसकी मेम्ब्रेन होती है, बट मैं यहां पर मोटे तौर पर आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ। ये एल्वेलाई है, यहां पर ऑक्सीजन रिच एयर जो हमने इनहेल की है, ऑक्सीजन रिच एयर प्रेजेंट है। क्लियर? और लंग्स में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी होता है, दिस इज ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज, जिसमें कि CO2 रिच एयर है। अब यहां पर सिंपल डिफ्यूजन मेथड एप्लीकेबल होता है। आपको पता ही है डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन till the equilibrium will be established और balance will be maintained। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पर एल्वेलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाती है। इसी तरीके से हम ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड वेसल्स में ज़्यादा है और एल्वेलाई में उसकी परसेंटेज और कंसंट्रेशन कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसी समय साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू एल्वेलाई, और जैसे ऑक्सीजन रिच एयर एंटर कर रही थी एल्वेलाई में, उसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये एक सिंपल डिफ्यूजन मेथड जो कि एल्वेलाई में होता है। तो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है। अब मैं आपको प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, या हम एक प्लांट को क्या अज्यूम करते हैं कि प्लांट में रूट्स होंगी, स्टेम है, लीव्स है, मेनली हम ये अज्यूम करते हैं। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं, और सॉइल पार्टिकल्स में बीच में एयर भी प्रेजेंट होती है और वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो रूट्स सॉइल पार्टिकल से, जैसे मैं यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे ये रूट्स हेयर हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, और ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। ओके, इनके बीच में
एयर प्रेजेंट है, एयर मीन्स ऑक्सीजन रिच एयर। तो ये ऑक्सीजन रिच एयर सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रूट्स के थ्रू एब्सॉर्ब की जाती है और रूट्स इसी तरीके से रेस्पिरेशन करती है। अगर हम लीव्स के बारे में बात करें, लीव्स, ये तो आपको पता ही है कि लीफ में स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिनके थ्रू एयर रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसी तरीके से अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में भी स्टोमेटा होते हैं। अगर हम यंग स्टेम की बात करें तो यंग स्टेम में स्टोमेटा होते हैं। तो अगर हम स्टेम को यहां ले लेते हैं, यंग स्टेम में स्टोमेटा होते हैं, क्लियर। लेकिन जब ओल्ड हो जाता है स्टेम तो स्टोमेटा आर रिप्लेस्ड बाय अदर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज लेंटिसल्स, क्लियर। और लेंटिसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ओल्ड स्टेम। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ा है और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के डिफरेंट पाथवेज के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।